रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम 9th फिज़िक्स का चैप्टर 3 है, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं जी। पहला प्रॉब्लम है 3.1। 20 न्यूटन फोर्स मूव अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज इट्स मास। ठीक है, हमारे पास एक फोर्स हम लगा रहे हैं 20 न्यूटन की एक जिस्म पे, और उसकी फिर जब फोर्स लगाते हैं तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो हमने इसका मास फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास एक बॉडी है, इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं जी। जब 20 न्यूटन के ऊपर फोर्स लगाएंगे इसमें, तो इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगी, और एक्सेलरेशन जो है वो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बताई गई है। हमने इस बॉडी का मास फाइंड करना है। ठीक है, ये टेबल है, इसका मास कितना होगा ये हम फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हमें जो गिवन डेटा है, फोर्स हमें बताई गई 20 न्यूटन की, एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और मास हमने फाइंड करना है। तो F इज इक्वल टू एम ए, ये फार्मूला है कि न्यूटन सेकंड लॉ से हमने इसको डिराइव किया था कि जो फोर्स होती है वो इक्वल होती है मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो इसमें वैल्यूज पुट करने से पहले हमने चूंकि m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो m हमने फाइंड करना है, a इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो m जो है ये हमारे पास f ओवर a की इक्वल हो जाएगा। अब हमें f की वैल्यू भी पता है और a की वैल्यू भी पता है, तो ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। m इज इक्वल टू f की जगह हम 20 पुट करेंगे और a की जगह हम 2 पुट करेंगे। तो अब यहाँ पे 2 की टेबल से कटिंग हो जाएगी जी, 2 1s are 2 और 2 10s are 20। तो मास जो है ये हमारे पास 10 किलोग्राम आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हम 20 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं और उसके अंदर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है इसकी एक्सेलरेशन पैदा होती है, तो उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 10 किलोग्राम होगा। इसके बाद प्रॉब्लम 3.2 है, द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन, व्हाट इज इट्स मास। अब हमने वेट बता दिया गया कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसका वेट जो है वो 147 न्यूटन है, और इसका मास हमने फाइंड करना है। तो आपको पता है जो वेट होता है ये एक फोर्स होती है जिसके साथ ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको ज़मीन अपनी तरफ जो खींच रही है जी, वो इसका वेट है, और वेट जो है वो 147 न्यूटन की इक्वल है। हमने इसका मास फाइंड करना है। ठीक है जी। तो इसके लिए हमें जो गिवन डेटा है दिया हुआ है, एक तो हमें सिर्फ वेट दिया हुआ है 147 न्यूटन का। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है ये जी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, क्योंकि ये जब हम इसको ज़मीन अपनी तरफ किसी चीज़ को खींचती है, तो वो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो हमारे पास जी की वैल्यू जो है ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो मास जो है हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला हमारे पास वेट का जो है वो W इज इक्वल टू एम जी होता है। वेट निकालने के लिए हम मास को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वेट आ जाता है। अब हमें वेट और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये तो कांस्टेंट है, ये हमें क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन होता, ये हमने याद रखना होता है। तो W इज इक्वल टू एम जी, हमने m फाइंड करना है, तो g इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय g हो जाएगा। अब हमें W की वैल्यू भी गिवन है और g की वैल्यू हमें पता है कि ये 10 होती है, तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। m इज इक्वल टू 147। ठीक है, ये उसका वेट आ गया डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो थी हमारे ये 10 थी। तो जब हम 147 को 10 से डिवाइड करेंगे तो मास हमारे पास 14.7 किलोग्राम आ जाएगा। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका वेट अगर 147 न्यूटन हो तो उसका मास जो है वो 14.7 किलोग्राम होगा। तो ये हमारा प्रॉब्लम 3.2 का आंसर है। इसको अगला प्रॉब्लम है जी 3.3, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट ऑफ बॉडी ऑफ मास ऑफ 10 किलोग्राम फ्रॉम फॉलिंग। इसमें कह रहा है कि हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, एक 10 किलोग्राम मास का ऑब्जेक्ट है, उसको गिरने से बचाने के लिए हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ये हम फर्ज कर लेते हैं जी, हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको ये पकड़ा हुआ है जी, और ये इसका जो मास है वो 10 किलोग्राम है। अब अगर तो हम जो है ना, अगर इसको हम चाहते हैं कि ये ज़मीन पे नीचे ना गिरे, तो हमें ऊपर की तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इसके ऊपर अब दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक तो फोर्स जो है ये इसका वेट है जो नीचे की तरफ है, ठीक है,
W इज इक्वल टू एम जी है, ठीक है। ज़मीन इसको अपनी तरफ खींच रही है जिस फोर्स के साथ, उसको हम वेट कहते हैं, और वेट जो होता है वो मैस इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एम जी के इक्वल होता है। तो अब इसको ज़मीन पे गिरने से रोकने के लिए हमें इसी के बराबर एक फोर्स ऊपर की तरफ लगानी पड़ेगी, ठीक है। और वो फोर्स कितनी होगी ये हमने फाइंड करना है। तो अगर तो ये इसका वेट ज़्यादा हो और जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो कम हो तो ये चीज़ नीचे गिर जाएगी, और अगर हम फोर्स ज़्यादा लगाएं और उसका वेट कम हो तो वो चीज़ ऊपर की तरफ उठ जाएगी। अब उसने हमें कहा है कि हमने कितनी फोर्स लगानी है कि ये ज़मीन पे ना गिरे, मतलब हमने इसको यहाँ पे रोक के रखना है। तो इसके लिए जो वेट है और ये जो फोर्स है ये दोनों अगर बराबर हो जाएं तो फिर ये ज़मीन पे नहीं गिरेगा। तो हमें जो डेटा गिवन है, मैस जो है वो 10 किलोग्राम है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट है, ये हमने याद रखना है जी। जी की वैल्यू हमारे पास है जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसके बाद फोर्स हमने फाइंड करनी है। तो फोर्स इक्वल हो जाएगी वेट के, मतलब अगर हम उसको ज़मीन पे गिरने से रोकना चाहते हैं तो फोर्स और वेट का दोनों का बराबर होना ज़रूरी है। मतलब जितना उसका वेट है, जितनी फोर्स के साथ ज़मीन उसको अपनी तरफ खींच रही है, अगर हम उतने ही ज़ोर के साथ इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो तब ये नहीं नीचे गिरेगी। तो फोर्स जो है वो वेट के बराबर हो जाएगी। डब्ल्यू जो होता है वो हमें पता है किसकी इक्वल होता है जी, एम जी के। तो हमारे पास एफ इज इक्वल टू, एम की वैल्यू भी हमारे पास है, एम 10 किलोग्राम है, और जी की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये 10 पुट कर दिया। तो फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 न्यूटन हमारे पास फोर्स आ जाए। तो अगर हम 100 न्यूटन की फोर्स लगाएं तो 10 किलोग्राम की चीज़ को हम ज़मीन पर गिरने से रोक सकते हैं। अगला न्यूमेरिकल है 3.4, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मैस ऑफ 50 किलोग्राम। अब हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और हमें फोर्स बताई गई है जी 100 न्यूटन है, और उस ऑब्जेक्ट का मैस कितना 50 किलोग्राम है। तो हम ये लेट कर लेते हैं जी कि हम फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन की, और ये हमारे पास ये जो टेबल है ये 50 किलोग्राम इसका वेट है, हमने इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो इस पर हम जब 100 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे तो इसके अंदर एक एक्सेलरेशन पैदा होगी, वो हमने फाइंड करनी है, और मैस हमें पता है टेबल का कितना है जी 50 किलोग्राम है। तो गिवन डेटा हमारे पास फोर्स 100 न्यूटन है, मैस जो है वो 50 किलोग्राम है, और एक्सेलरेशन ए हमने फाइंड करनी है। तो हमें फार्मूला पता है एफ इज इक्वल टू एम ए होता है न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक। तो यहाँ से अब हमने ए फाइंड करना है, तो एम मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो ए जो है हमारे पास एफ बाय एम की इक्वल आ जाएगा, और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ए इज इक्वल टू एफ की जगह 100 आ जाएगा और एम की जगह 50 आ जाएगा। तो जब ये 50 और 100 की कटिंग होगी तो ए हमारे पास 2 आ जाएगा, और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा आंसर है। अगर हम 100 न्यूटन की फोर्स लगाएं एक 50 किलोग्राम के जिस्म पर, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होगी वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। इसके बाद a body has weight 20 Newton. How much force is required to move it vertically upward with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास एक बॉडी है जिसका वेट जो है वो 20 न्यूटन है, ठीक है। वेट वो फोर्स होती है जिसके साथ ज़मीन किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, अपनी तरफ खींच रही होती है। तो वेट इसका 20 न्यूटन है और ये डाउनवर्ड होगी, नीचे की तरफ होगी। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, हमें कितनी फोर्स चाहिए टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड, कि हम इसको ऊपर की तरफ वर्टिकली बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ मूव करा सकें विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कि हम कितनी फोर्स लगाएं इसके ऊपर कि हम इसको मूव करा के 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ इसको हम अपवर्ड मूव करा सकें। तो इसके लिए हमारे पास जो डेटा गिवन है, वेट हमें बता दिया कि 20 न्यूटन है, एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, फोर्स हमने फाइंड करनी है। तो फार्मूला पता है फोर्स निकालने का, हमारे पास मैस इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो अब हमें एक्सेलरेशन तो गिवन है, मैस की वैल्यू हमें नहीं पता, तो मैस की वैल्यू हम यहाँ वेट से निकाल सकते हैं। तो वेट का फार्मूला हमें पता था W इज इक्वल टू एम जी होता है। तो W जो है वो हमारे पास 20 न्यूटन है, और M इसी तरह आ गया, ये हमें नहीं पता। G की वैल्यू जो है ये 10 होती है, ठीक है। और M निकालने के लिए 10 इसके साथ मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो M की वैल्यू हमारे पास 20/10। और जब 10 के टेबल से कटिंग करेंगे 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20,
तो मैस जो आ जाएगा जी हमारे पास 2 किलोग्राम आ जाएगा। अब हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं फोर्स वाला। तो फोर्स जो है वो हमारे पास F इज इक्वल टू एम में होती है। तो F इज इक्वल टू एम हमारे पास 2 है किलोग्राम, इनटू एक्सेलरेशन हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। तो ये जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो फोर्स हमारे पास 2 2 ज़ा 4 आ जाएगी, और फोर्स का यूनिट जो होता है न्यूटन होता है। तो आंसर के साथ यूनिट लिखना ज़रूरी है। उसके बाद अगला है प्रॉब्लम 3.6। Two masses 52 kilogram and 48 kilogram are attached to the ends of a straight or at the ends of a string that passes over frictionless pulley. Find the tension in the string and acceleration in the bodies when both masses are moving vertically. तो हमारे पास दो मैसेज हैं, एक मैस हमारे पास 52 किलोग्राम का है, एक 48 किलोग्राम का है, और ये दोनों एक स्ट्रिंग के साथ अटैच हुए हैं। ठीक है, एक स्ट्रिंग के एक रस्सी के एंड के साथ एक मैस लगा है और उसके दूसरे एंड पे दूसरा मैस लगा, और इनको हमने एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजारा हुआ है। ठीक है, ये पुली ऐसी है कि इसमें फ्रिक्शन जो है वो जीरो है, या हम ये फर्ज कर रहे हैं कि इसकी फ्रिक्शन जो है वो जीरो है। वैसे तो कोई फ्रिक्शनलेस होती नहीं है रियलिटी में, लेकिन हम इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसको फ्रिक्शनलेस लिया हुआ है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तब जैसे ही हम यहाँ पे इसको पुली के ऊपर से हम गुजारा हुआ है हमने, तो इधर भी एक मैस है कि इधर भी मैस है, तो एक वजह से रस्सी के अंदर एक टेंशन पैदा होगी, खिंचाव पैदा होगा, वो हमने फाइंड करना है। और साथ ही हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है जिसके साथ ये बॉडीज मूव करेंगे। फर्ज करें एक बॉडी बड़ी है एक छोटी है, तो वो छोटी वाली मूव करेगी ऊपर की तरफ, बड़ी वाली नीचे की तरफ मूव करेगी। तो इस मूवमेंट के दौरान जो एक्सेलरेशन पैदा होगी वो हमने फाइंड करनी है। तो हमें गिवन डेटा है जी m1 हमारे पास 52 किलोग्राम है। ठीक है जी, m1, और m2 हमारे पास 48 किलोग्राम है। g की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि इसमें एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, एक नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो g की वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। और t टेंशन है। ठीक है, कैपिटल T, स्मॉल t टाइम होता है, कैपिटल T जो है ये टेंशन इन द स्ट्रिंग है, और a हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो इसके लिए दो फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो when the bodies are attached with string and moving vertically, then values of a and t are given by, अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हों और वो स्ट्रिंग के एंड्स पे बंधे हों और वो वर्टिकली मूव कर रहे हो, वर्टिकल का मतलब है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो इस तरह की मूवमेंट हो, तो उस वक्त एक्सेलरेशन जो है हमारे पास a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, और टेंशन जो होती है वो होती है 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी होती है। तो इसमें आपने सिर्फ एक तो ये याद रखना है कि अगर वर्टिकली मूविंग है तो आपको ये दो फार्मूले याद होने चाहिए, बाकी सारी चीज़ें आपको गिवन होंगी। मेन इसमें इस न्यूमेरिकल में मुश्किल चीज़ ये दो फार्मूले हैं, अगर आपको ये याद है तो आप वैल्यूज पुट करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं जी। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए m1 की जगह 52 माइनस m2 की जगह 48 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो 52 प्लस 48 हो जाएगा, मल्टीप्लाई जी की जगह 10 आ जाएगा। तो 52 में से 48 माइनस करेंगे 4 आएगा, 52 और 48 आपस में ऐड होकर 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10। तो अब यहाँ से हम 10 और 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 40, और 40 डिवाइड बाई 10, जब 40 को 10 से डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास 0.4 आ जाएगी, और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये साथ हम इसका यूनिट लिख देंगे। अब टेंशन निकालते हैं जी। टेंशन जो स्ट्रिंग के अंदर होगी इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, t इज इक्वल टू 2 इंटू m1 की जगह 52 की वैल्यू थी, m1 हमारा वो पुट कर दिया, मल्टीप्लाई m2 था तो इसकी जगह 48 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यहाँ पे 52 प्लस 48 हो जाएगा इंटू 10। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए तीनों, 4992 आ गया, डिवाइडेड बाय 52 और 48 आपस में ऐड होके 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10। तो अब हम 10 की और 100 की कटिंग कर लेते हैं, 10 1s are 10 और 10 10s are 100, तो 4992 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो टेंशन इन स्ट्रिंग है वो 499.2 न्यूटन आ जाएगी, और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 500 न्यूटन के। इसके बाद अगला प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 3.7। Two masses 26 kilogram and 24 kilogram are attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley. 26 kilogram is lying over a
smooth horizontal table, 24 Newton mass is moving vertically downward. Find the tension in the string and the acceleration in the bodies. अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एक का मास जो है वो 26 किलोग्राम है, एक का 24 किलोग्राम है। तो एक हमारा जो 26 किलोग्राम वाला मास है ये टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये दोनों स्ट्रिंग के एंड्स पे बंधे हुए हैं और इनको हमने एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजारा हुआ है। तो ये हमारा जो M2 है या 26 किलोग्राम वाला मास है ये टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसकी मूवमेंट हॉरिजेंटल होगी, ठीक है, ये मतलब ऐसे मूव करेगा, इधर से आगे की तरफ जाएगा। और उसके मुकाबले में जो हमारा M1 है ये लटक रहा है इसके साथ, ठीक है, रस्सी के साथ, तो इसकी मूवमेंट जो है वो वर्टिकल होगी, ठीक है। तो इसमें अपना आपने याद रखना है कि एक की मूवमेंट हॉरिजेंटल है, एक की वर्टिकल है। इससे पिछले न्यूमेरिकल में दोनों वर्टिकली मूव कर रहे थे, तो इसलिए वहाँ पे फार्मूला डिफरेंट था। यहाँ पे टेंशन स्ट्रिंग के अंदर या एक्सेलरेशन जो है इन दोनों का फार्मूला डिफरेंट होगा, बस सिर्फ इन दो न्यूमेरिकल्स में यही चीज़ डिफरेंट है। तो हमें M1 बताया गया 24 किलोग्राम है, ये जो वर्टिकली, ठीक है, मूव कर रहा है, और M2 जो है 26 किलोग्राम जो टेबल के ऊपर मूव कर रहा था ओरिजेंटली, ठीक है, हमारे पास 26 किलोग्राम है। हमने एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करनी है। When two bodies are attached with a string and one body is moving vertically and other is moving on a horizontal surface, then the tension and accelerations are given by। अगर हमारे पास दो बॉडीज हों और वो एक स्ट्रिंग से अटैच हों, एक जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही हो और एक वर्टिकली मूव कर रही हो, तो फिर एक्सेलरेशन का और टेंशन इन अ स्ट्रिंग जो है वो उसके फार्मूले ये होते हैं दो। तो हमने सिंपली ये वैल्यूज उठा के इसमें पुट करनी है, ठीक है जी। तो A इज इक्वल टू M1 जो है हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी 24 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 है, तो ये 24 प्लस 26 हो जाएगा इनटू जी की वैल्यू 10 होती है, तो 10 और 24 आपस में मल्टीप्लाई हो गए 240 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 24 और 26 मल्टीप्लाई ऐड होकर आपस में 50 आ जाएगा। तो 240 को जब हम 50 से डिवाइड करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी, और टेंशन का जो फार्मूला है इसमें वैल्यूज जब पुट करेंगे तो ये 24 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, M1 इंटू M2 24 मल्टीप्लाई 26 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 था तो 24 प्लस 26 इंटू 10। तो ये दोनों ऊपर से आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 24 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास 6240 आ जाएगा, और 24 और 26 ऐड होके 50 आ जाएगा। तो इसको जब हम 50 से डिवाइड करेंगे तो टेंशन जो है हमारे पास 125 न्यूटन आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी टेंशन स्ट्रिंग है और ये एक्सेलरेशन है। इसके बाद प्रॉब्लम है जी 3.8, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। हमें कितना टाइम चाहिए कि हम मोमेंटम के अंदर जो चेंज है वो लेकर आ सकें 22 न्यूटन सेकंड का, और फोर्स हम कितनी लगाएं 20 न्यूटन की। तो इसके लिए मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन बनाई है। हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और ये मूव कर रहा है, तो जब ये मूव कर रहा है तो जाहिर बात है इसका कोई ना कोई मोमेंटम होगा, और इस पर जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं 20 न्यूटन की, तो इसका जो मोमेंटम पहले था उसके अंदर 22 न्यूटन सेकेंड का चेंज आ जाता है, ठीक है, ये हम इसको चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, हमारे पास 22 न्यूटन है। तो हमने टाइम बताना है कि कितने टाइम तक ये फोर्स लगाए, तो इसका जो पहले वाला मोमेंटम था उसके अंदर चेंज आएगा 22 न्यूटन सेकेंड का मोमेंटम का। तो इसके लिए सिंपल सा फार्मूला एक हमने यूज़ करना है। तो गिवन डेटा हमें है जी चेंज इन मोमेंटम कितना है 22 न्यूटन सेकेंड है, फोर्स जो है वो 20 न्यूटन है, और टाइम हमने फाइंड करना है कि कितने टाइम तक फोर्स लगाए तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास इतना हो जाए। तो फ्रॉम द रिलेशन ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम हमें पता फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम ही हमें गिवन है और फोर्स भी हमें गिवन है, हमने टाइम फाइंड करना है। तो टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एफ मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, या दोनों की जगह आपस में चेंज हो जाएगी। तो टी इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय एफ आ जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे, टी की वैल्यू हमारे पास डेल्टा पी जो है ये 20 न्यूटन सेकेंड है, और एफ की वैल्यू हमारे पास 20 न्यूटन है।
तो ये 20 से कट जाएगा, तो टाइम हमारे पास जो है वो 1.1 सेकेंड आ जाएगा। ये ठीक है, ये यहाँ पे 22 है, 22 को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे 1.1 आएगा। ये गलती से 20 लेके दिया गया मैंने। अगला प्रॉब्लम है जी 3.9, हाउ मच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ mass 5 किलोग्राम and horizontal marble floor, the coefficient of friction between wood and the marble is 0.6। हमें कह रहा है कि हम कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, एक वुडन ब्लॉक है ठीक है जिसका मैस हमारे पास 5 किलोग्राम है, और एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर है ठीक है, एक फ्लोर है हमारे पास मार्बल का ठीक है, और उसके ऊपर 5 किलोग्राम का एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है। इसके और ये मार्बल फ्लोर है, इसके दरमियान फ्रिक्शन कितनी होगी ठीक है, जबकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमारे पास 0.6 है। तो ये इसका ठीक है जी, हमारे पास W इज इक्वल टू एम जी, इसका वेट डाउनवर्ड होगा ठीक है, जो ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ इसके ऊपर लगाएगा मार्बल फ्लोर पे, और मार्बल फ्लोर इसके रिएक्शन में ऊपर की तरफ एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा जो इसके ऑपोजिट और इसके बिल्कुल इक्वल होगी। जब हम इसको ऊपर ये फोर्स लगाएंगे कोई ठीक है फ्रिक्शनल फोर्स लगाएंगे, तो ये चीज़ जब आगे की तरफ मूव करेगी तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये जो है ना हमने फाइंड करनी है कि वो कितनी होगी। तो मैस हमें गिवन है 5 किलोग्राम का, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है इसको हम म्यू लिखते हैं, ये 0.6 है ठीक है जी, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने फाइंड करना है, इसको हमने स्मॉल एफ से डिनोट किया हुआ है। तो एफ फाइंड करने का फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू म्यू आर ठीक है जी। आर हमारे पास ये जो रिएक्शन फोर्स है ठीक है, जो मार्बल फ्लोर इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, और ये किसकी इक्वल होती है, उसके वेट की इक्वल होती है। तो हम आर की जगह म्यू, क्योंकि वेट इसका एम जी की इक्वल है, तो हमने आर की बजाय, आर किसकी इक्वल था, डब्ल्यू की इक्वल था, तो डब्ल्यू जो है वो एम जी की इक्वल है, तो हम आर की बजाय एम जी पुट कर देंगे, या आप डायरेक्ट ये फार्मूला याद करके इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अगर आपको आर की वैल्यू नहीं दी हुई, मैथ दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। एफ इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू 0.6, एम जो हमारे पास 5 था, और जी की वैल्यू हमारे पास 10 होती है, ये कांस्टेंट है, ये हमें वैल्यू याद होती है। तो ये सारी चीज़ें जब मल्टीप्लाई होंगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है जो वुडन ब्लॉक और मार्बल फ्लोर के दरमियान में होगी वो 30 न्यूटन की होगी। आखिरी न्यूमेरिकल है जी हमारा चैप्टर 3 का, प्रॉब्लम 3.10, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड to make a body of mass 0.5 kilogram to move in a circle of radius 50 centimeter with a speed of 3 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस कितना है जी, हमारे पास 0.5 किलोग्राम, हाफ किलोग्राम ठीक है इसका मैस है, आधा किलो इसका मैस है, और जिस सर्कल में हमने इसको रोटेट कराना है, इसका रेडियस सेंटर से लेके यहाँ बैक तक का जो फासला है, रेडियस जो है हमारे पास 50 सेंटीमीटर है, और जिस स्पीड के साथ ये रोटेट कर हमने करवाना है इसको 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रोटेट कराना है, तो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल के अंदर मूव करने पे मजबूर करती है, इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो गिवन डेटा हमारे पास मैस 0.5 किलोग्राम है, रेडियस जो है हमारे पास 50 सेंटीमीटर है, तो इसको जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर होता है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम 50 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 मीटर आ जाएगा। उसके बाद स्पीड जो है v की वैल्यू है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स हमने फाइंड करनी है, तो ये एफ लिख के इसके साथ नीचे सबस्क्रिप्ट में नीचे जो है इसके छोटा सा सी लिख देते हैं, इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए एफ सी डिनोट करते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने का फार्मूला होता है एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो सारी चीज़ें हमें गिवन है, मैस भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, और रेडियस भी गिवन है। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 0.5 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.5, तो 0.5 से काट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमें चाहिए 1.5 किलोग्राम के मैस को 50 सेंटीमीटर के रेडियस में 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से घुमाने के लिए, उसको रोटेट करवाने के लिए जो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो 9 न्यूटन की चाहिए। ये हमारा आखिरी न्यूमेरिकल था। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
Thanks for watching.